जरा सोचो, क्या हो अगर तुम अपने घर के शीशे के अंदर जा सको और वहां एक अलग ही दुनिया हो जहां तुम्हारी हर विश पूरी हो सके। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। अनजाए स्कूल जाने से बहुत डरती थी क्योंकि वहां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसके दुश्मन उसके घर तक आ धमकेंगे। उसने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, लेकिन फिर भी उसके क्लासमेट्स बाहर से चिल्लाते रहे। वो सभी अनजाए को बहुत बुरा भला बोलते हैं। ये जो घुटन होती है ना, शायद वही समझ सकता है जो कभी सच में बुली हुआ हो। उस पल अनजाए दिल से चाह रही थी, काश उसके मम्मी पापा आज जल्दी घर आ जाए। उस दिन के बाद से स्कूल से छुट्टी लेना उसकी नई आदत बन गई। खुशकिस्मती से उसकी माँ उसकी बात मानती थी। वो हर बार टीचरों को अलग अलग बहाने देकर अनजाए को बचा लेती। लेकिन जब मम्मी ऑफिस चली जाती तो अनजाए बिल्कुल चुपचाप रहती। ना पढ़ाई ना खेल कूद, बस टाइम से खाना खा लेना और टाइम से सो जाना, जैसे इस दुनिया से उसका कोई रिश्ता ही नहीं बचा। फिर एक दिन उसने देखा टोजो उसके लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाल रही थी। टोजो नई ट्रांसफर स्टूडेंट थी और क्योंकि वो पास ही रहती थी इसलिए वही उसकी एक इकलौती दोस्त बन गई। लिफाफे में स्कूल की अनाउंसमेंट्स थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। अनजाए ने पलटकर देखा तो उसके घर का आईना चमक रहा था। जिज्ञासा में उसने हाथ बढ़ाया और फिर एक जबरदस्त ताकत ने उसे खींच लिया। वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाई और सीधा उस आईने के अंदर समा गई। जब होश आया तो अनजाए ने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। उसके सामने खड़ी थी एक लड़की जिसने भेड़िए का मास्क पहना हुआ था। ये जगह एक किला था जो समंदर के बीचों बीच खड़ा था और वो लड़की थी इस किले की मालकिन वुल्फ क्वीन। ये सब देखकर अनजाए काफी ज्यादा डर गई। वो बस भागकर यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन वुल्फ क्वीन ने उस पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर गिराकर दबोच लिया। क्योंकि अनजाए से पहले वो 6 और बच्चों का स्वागत कर चुकी थी, इसलिए अब उसमें सब्र नहीं बचा था कि आराम से समझाए। उसने अनजाए को टांगों से पकड़कर खींचा और किले के अंदर ले गई। सीढ़ियों पर 6 और बच्चे बैठे थे जो सब अपने अपने घर के आईनों से यहाँ खींचे चले आए थे। वुल्फ क्वीन ने बताया कि असली खेल तब शुरू होगा जब सारे 7 लोग यहाँ आ जाएंगे। इस किले में एक विशिंग रूम है जहां कोई भी अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक को चुना जाएगा। सबके पास अगले साल 30 मार्च तक का टाइम है उस चाबी को ढूंढने का जो उस विशिंग रूम का दरवाजा खोलेगी। लेकिन ध्यान रहे, हर दिन सुबह 9 बजे आईने से किले में आ सकते हो, मगर शाम 5 बजे से पहले लौटना जरूरी है, वरना किले में घूमते भेड़िए उन्हें नोच डालेंगे और अगर किसी एक को भेड़िए ने पकड़ लिया तो बाकी भी उसके साथ खींचे जा सकते हैं और जो भी भेड़ियों का शिकार बनेगा वो असली दुनिया से भी गायब हो जाएगा। उस वक्त घड़ी में 4:30 बज रहे थे तो वुल्फ क्वीन ने जल्दी जल्दी किले की सैर कराई और सभी बच्चे एक दूसरे को जानने लगे। सबका एक ही सच था कि वो सब मिडिल स्कूल के बच्चे थे। फिर 4:45 पर चेतावनी की घंटी बजी और जल्द ही सब वापस अपने अपने आईनों से असल दुनिया में लौट आए। घर पहुंचकर अनजाए को खुद ही शक हुआ, क्या ये सब सच था या बस कोई सपना। धीरे धीरे जून का महीना भी आ गया। आईना हर रोज उसी वक्त खुलता रहा, लेकिन अनजाए ने एक बार भी कदम अंदर नहीं रखा। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो दिल से पूरी करवाना चाहती। आज फिर टोजो उसके घर नोटिस देने आई। अनजाए को अचानक याद आया कि उसने तो कब से स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। उसने तय किया कल से वो स्कूल जरूर जाएगी। लेकिन स्कूल से लौटते ही सोनाटा ने टोजो को अनजाए से अलग कर दिया। ये उसका पुराना तरीका था अनजाए को अकेला करने और तंग करने का। अनजाए फिर किले में गई। बाकी लोग चाबी को ढूंढने में ज्यादा सीरियस नहीं थे। वो तो इस किले को बस असलियत से भागने की जगह मानते थे। हर कोई अपने अपने मन का काम करता। तो अनजाए अकेली ही चाबी ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, ना कोई क्लू ना कोई निशान। जैसे ही वो निकलने वाली थी उसकी टक्कर रायन से हो गई। ये पहली बार था कि किसी लड़के ने उससे ऐसे बात की थी। अनजाए को समझ ही नहीं आया कि जवाब कैसे दे। उसी वक्त बाकी लोग भी बाहर निकल आए। उन्हें तो हैरानी हुई क्योंकि ये तो बस अनजाए का दूसरा दिन था यहाँ आने का, जबकि वो सब हर रोज यहाँ आते थे। उनका अजीब बिहेवियर देखकर अनजाए ने ठान लिया कि अब वो भी रोज आया करेगी। अगले दिन जैसे ही अनजाए पहुंची, इनॉय ने उसे रोक लिया। उसने बताया कि किले में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग हिस्से बने हैं। किला बहुत ही खूबसूरती से बना था, लेकिन वहां खाने को कुछ भी नहीं था। अनजाए सबसे पूछना चाहती थी कि उनकी विशेस क्या हैं, लेकिन उसके होठों तक आते आते शब्द अटक जाते। वो अपना राज किसी को बताना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे सब आपस में घुल मिल गए। लगभग रोज वो सब किले में साथ आते, लेकिन किसी ने भी कभी किसी की पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाई नहीं
और सब इसी तरह की जिंदगी में खुश थे। कुछ ही दिनों में जुलाई आ गया और गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। किले में आने वालों की गिनती कम होने लगी। किसी को ट्यूशन जाना था तो किसी को समर कैंप। अंजाए ने अपना मैथ्स का टेक्स्ट बुक खोला, लेकिन एक वर्ड भी पढ़ने में ध्यान नहीं लगा। शाम को उसकी माँ ने गौर किया कि वो दोपहर को घर पर नहीं थी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा है, अब तो बाहर जाने लगी है। माँ ने यह भी बताया कि स्कूल का काउंसलर किटी जमा उससे मिलना चाहती है। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते 2 महीने की छुट्टियां खत्म हो गई। किले में फिर से सारे 7 लोग इकट्ठे हुए और सब चौंक गए, क्योंकि सुबूरे ने अपने बाल पीले रंग लिए थे। उसकी पूरी शक्ल ही बदल गई थी। उसी पल पेरुका ने अपनी भावनाएं छिपाना छोड़ दिया। उसने सबको बताया कि वो भी बुलिंग का शिकार हुआ है और बहुत दिनों से स्कूल नहीं गया। उसकी बातें सबके दिल को छू गईं, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ वैसा ही सहा था। तभी हेरुका ने अचानक ऐलान कर दिया, मैं कल से स्कूल जाऊंगा, वो करने जो तुम सब करने से डरते हो। और ये कहकर वो किले से चला गया। सितंबर के आखिर तक हेरुका वापस आया। उसके शरीर पर नई चोटें थीं। उसकी वो पुरानी चमक गायब हो चुकी थी, लेकिन किसी ने उसे अलग नहीं किया, बल्कि उसे खेल में शामिल होने के लिए बुलाया। पेरुका ने बताया कि स्कूल जाकर उसने क्लासमेट से बात करने की कोशिश की, लेकिन बहस हो गई और उन्होंने उसे पीट डाला। अब उसे लगने लगा कि शायद ये किला ही उसकी असली जगह है। अंजाए ने नोटिस किया कि इनॉय भी अब कमाने लगी है। पता चला उसका बॉयफ्रेंड बन गया था। एक शाम जब अंजाए लेटर लेने बाहर गई तो उसकी मुलाकात स्कूल काउंसलर किटी जमा से हुई। किटी जमा ने कहा, मैं पूरी तरह समझती हूँ क्यों तुम स्कूल नहीं आना चाहती, लेकिन याद रखना, जब भी चाहो स्कूल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। जाने से पहले किटी जमा ने उसे थोड़ी सी चाय दी। अक्टूबर तक किले का माहौल बदलने लगा, क्योंकि डेडलाइन में अब आधा साल भी नहीं बचा था। सब ऊपर से दिखाते थे कि उन्हें परवाह नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई चाबी खोज रहा था। फिर सबने तय किया कि अब से हम साथ में तलाश करेंगे। उन्होंने वादा किया कि अगर किसी को चाबी मिल भी गई तो वो तुरंत विश नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी यहां से जल्दी जाना नहीं चाहता था। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे ही वो लौटने वाले थे, अचानक वुल्फ क्वीन उनके सामने आ गई, क्योंकि अब उन्होंने असली यूनिटी की अहमियत सीख ली थी। और वो इसलिए आई थी क्योंकि उसे उन्हें एक बहुत जरूरी सच बताना था। उसने कहा, अगर किसी ने चाबी पाई और विश की तो वो यहाँ की सारी यादें हमेशा के लिए खो देगा। अगर वो लोग डेडलाइन से पहले चाबी ढूंढने में नाकाम रहे तो सारी यादें वैसे ही बनी रहेंगी। यानी यादें रहेंगी या मिट जाएंगी, ये पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर था। अगले दिन इनॉय ने ठान लिया, वो चाबी ढूंढेगी और विश करेगी। आखिरकार एक ना एक दिन तो उन्हें इस जगह से जाना ही था। असल दुनिया का सामना करना ही पड़ेगा। उसी वक्त अंजाए ने पहली बार अपने स्कूल का डरावना तजुर्बा सबके साथ बांटा। वो पल जब उसने सच में डर और निराशा महसूस की थी। उसने कभी किसी से ये बात नहीं कही थी, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद रिलेट कर पा रही थी। इनॉय ने उसे गले से लगा लिया। नवंबर की शुरुआत में सब रोज चाबी ढूंढने निकलते, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तब तक जब तक रायन को एक अजीब सा म्यूजिक बॉक्स नहीं मिला। रायन ने उसे देखा और उसे पहचान लिया। उसने जल्दी से उसे बजाना शुरू किया। बाकी सब भी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तभी लिविंग रूम से एक जोरदार चीख आई। वो इनॉय थी। सबको देखकर वो सामान्य बनने की कोशिश कर रही थी। अंजाए ने तुरंत पहचान लिया, उसने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो उन्हीं के स्कूल की थी। फिर सब बैठ गए और अपनी अपनी बातें खोल कर रख दी। पता चला कि सब एक ही स्कूल के छात्र थे, बस अलग अलग वजहों से कोई ठीक से स्कूल नहीं आता था। उनकी बातें सुनकर अंजाए के अंदर अचानक हिम्मत आ गई। उसने अपनी माँ को पहली बार बता दिया कि स्कूल में उसके साथ बुलिंग होती है। माँ ने खुद को दोषी ठहराया कि वो अब तक समझ ही नहीं पाई और वादा किया कि अब वो साथ मिलकर इसका सामना करेंगी। दिसंबर की शुरुआत में उसकी माँ ने अंजाए के होमरूम टीचर से मुलाकात की, लेकिन टीचर ने इस बात को हल्के में ले लिया। ये देखकर अंजाए की माँ पीछे नहीं हटी। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो प्रिंसिपल से ही मिलेंगी। अपनी माँ को इतनी मजबूती से खड़े होते देखकर अंजाए के दिल में पहली बार उनके लिए गहरा सम्मान जागा। अगले दिन मसामुने ने सबको बताया कि उसके पापा ने उसे दूसरी स्कूल में ट्रांसफर कराने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन जाने से पहले वो सबसे असल जिंदगी में मिलना चाहता था। तो सबने तय किया कि स्कूल की इन्फर्मरी में मिलेंगे। काफी समय बाद अंजाए ने भी हिम्मत जुटाई और स्कूल की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन गेट पर ही उसकी मुलाकात टोजो से हो गई। दोनों चुप रहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसी वक्त अंजाए ने अपने जूतों पर एक लेटर देखा। उस पर सोनाटा का नाम लिखा था। हाँ, वही सोनाटा जिसने उसे तंग किया था।
वो लेटर एक अपॉलजी थी, लेकिन ये अपॉलजी होमरूम टीचर ने सोनाटा से जबरदस्ती लिखवाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एंजाई उस दिन स्कूल आएगी तो सोनाटा को छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन उस चिट्ठी के आखिर में लिखा था, मैं तुझसे मिलना चाहती हूं। एंजाई को लगा ये अपॉलजी कम और एक धमकी ज्यादा थी। वो इन्फर्मरी पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ स्कूल नर्स थी, बाकी कोई नहीं आया था। एंजाई ने नर्स से पूछा, क्या आप उनके नाम जानती हैं? लेकिन नर्स ने कहा कि उसने तो इन नामों को कभी सुना तक नहीं। उसी पल एंजाई अचानक बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने किडजाइमा को अपने पास देखा। किडजाइमा वही टीचर थी जिस पर एंजाई को सबसे ज्यादा भरोसा था। एंजाई को समझ नहीं आया कि टोजो अचानक उसे क्यों नजरअंदाज करने लगी। उसने तो यह तक सोचा कि शायद वो चिट्ठी टोजो ने ही उसके जूते में रखी थी, लेकिन किडजाइमा ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा, शायद बहुत वक्त हो गया है तुम दोनों की मुलाकात को, इसलिए बात शुरू करना मुश्किल लग रहा होगा। अगले दिन एंजाई फिर से किले में गई, लेकिन वहां सिर्फ रायन था। वो फुटबॉल प्रैक्टिस से चुपके से निकल कर आया था। एंजाई ने उसे बताया कि इन्फर्मरी में कोई नहीं आया, यहां तक कि नर्सेज और टीचर्स ने भी उनके नाम कभी नहीं सुने। एंजाई को शक होने लगा कि कहीं ये किला असली तो नहीं, लेकिन रायन ने कहा, मेरे लिए तो यहां सब एकदम हकीकत जैसे हैं। फिर उसने अपनी विश बताई। वो अपनी मरी हुई बहन को फिर से जिंदा करना चाहता है। अगले दिन सब फिर से इकट्ठा हुए, लेकिन अजीब यह था, हर किसी ने कहा कि वो इन्फर्मरी पहुंचा था, लेकिन वहां उसे सिर्फ नर्स ही मिली। तभी मसामुने, जिसे ऑनलाइन गेम्स का बहुत शौक था, बोल पड़ा, शायद हम सब पैरेलल वर्ल्ड्स में हैं। ये पूरा मामला बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी का सबसे पॉपुलर गेम। वुल्फ क्वीन अचानक सामने आ गई और बोली कि उसे उनकी थ्योरी काफी दिलचस्प लगी। उसने बताया कि ये सब असल जिंदगी में पहले मिल चुके हैं और वो तो इन्हें कई बार चाबी के बारे में संकेत भी दे चुकी है। तभी रायन को याद आया कि उसके बिस्तर के नीचे एक एक्स का निशान बना हुआ है। बाकी सबको भी अलग अलग जगहों पर ऐसे ही निशान याद आ गए। उस शाम एंजाई ने मेल बॉक्स खोला तो उसमें टोजो का एक लेटर मिला, जिसमें उसने माफी मांगी थी। धीरे धीरे मार्च का महीना आ गया, लेकिन सब परेशान थे क्योंकि अब तक चाबी नहीं मिल पाई थी। हालात और बिगड़ गए क्योंकि महल जल्द ही हमेशा के लिए बंद होने वाला था। अगले दिन एंजाई कुछ स्नैक्स ले आई। वो सोच रही थी कि विदाई से पहले सब मिलकर आखिरी बार मजे से इन्हें खाएंगे, लेकिन जैसे ही वो आईने में जाने वाली थी, उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। एंजाई ने माँ को कमरे में नहीं आने दिया और खुद ही वैक्यूम क्लीनर से सफाई करने लगी। तभी खिड़की से उसने टोजो को देखा। टोजो ने कहा कि इतने समय बाद मिल रही है तो समझ नहीं पा रही कि बातचीत कैसे शुरू करें। फिर उसने बताया कि अगले महीने वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होने वाली है। दरअसल जब से एंजाई स्कूल आना छोड़ चुकी थी, तब से टोजो ही सोनाटा की नई टारगेट बन गई थी, लेकिन टोजो सोनाटा को बिल्कुल तवज्जो नहीं देती थी। उसका मानना था कि ऐसे लोग बस ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। उसने कहा कि स्कूल बुलिंग का सामना करने के लिए लड़ना जरूरी है। जब वो जा रही थी तब एंजाई की नजर दीवार पर एक तस्वीर पर पड़ी। वो कहानी थी भेड़िया और 7 नन्हे बकरी के बच्चे। एंजाई ने वो तस्वीर अपने पास रख ली, लेकिन घर लौटते ही अचानक कांच टूटने की आवाज आई। वो दौड़ी और देखा कि सब लोग आईने के अंदर खिंच गए हैं। असल में इनोई समय पर महल से बाहर नहीं निकली और भेड़िए ने उसे निगल लिया। बाकी सब जैसे ही लौटे, तुरंत फिर से आईने ने उन्हें खींच लिया। एंजाई सन्न रह गई। अब उसे चाबी ढूंढनी ही थी ताकि सबको बचा सके। जब वो महल पहुंची तो सब कुछ बिखरा हुआ था। उसने उस तस्वीर को सुराग की तरह इस्तेमाल किया। जहां जहां छोटे बकरी के बच्चे छिपे थे, वहां वहां एक्स का निशान बना हुआ था। अचानक उन्हीं निशानों में से एक हवा में तैरने लगा। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो उसकी हथेली पर गायब हो गया। इसके बाद वो तस्वीर के सारे सुरागों का पीछा करती गई और आखिरी एक्स का निशान भी ढूंढ लिया। वो जैसे ही ऊपर बने निशान तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, उसकी हथेली पर बना निशान चमक उठा और सामने एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म बन गया। एंजाई उस पर चढ़ी और वहीं उसे इच्छा पूरी करने वाली चाबी मिली। जैसे ही उसने चाबी थामी, उसके सामने सबकी यादें तैरने लगी। पता चला कि हर कोई स्कूल छोड़ चुका था क्योंकि उन्हें तंग किया जाता था।
उनके माता पिता भी समझदार थे। किसी ने उन्हें स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन इनोई का मामला अलग था। स्कूल छोड़ने के बाद उसका एक बॉयफ्रेंड बन गया था। उसकी दादी को भी वो लड़का पसंद था। मगर दादी की मौत के बाद हालात बदल गए। उसके सौतेले बाप ने उस पर गंदी नजर डालनी शुरू कर दी। ठीक उसी वक्त वुल्फ क्वीन ने उसकी हालत भांप ली और उसे महल में बुला लिया। इनोई ने सोचा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी रक्षा करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसने उसे धोखा दे दिया। बेचारी इनोई डरकर महल की अलमारी में छिप गई। वो घर लौटकर अपने गंदे सौतेले बाप का सामना करने से डर रही थी। लेकिन अब महल बंद होने का वक्त आ चुका था। बाकी सब तो बाहर निकल गए, मगर फिर आईने ने उन्हें भी खींच लिया। आखिरकार महल में विशाल भेड़िया आ गया। वुल्फ क्वीन ने एंजाय से कहा कि वो अब मदद नहीं कर सकती, क्योंकि नियम तोड़े जा चुके हैं। जो एक्स के निशान उसने इकट्ठा किए थे, वो दरअसल सबके दिल की कब्रें थीं। इसी वजह से उसे उनकी यादों की झलक देखने को मिली। जाने से पहले वुल्फ क्वीन ने कहा कि जैसे ही कोई इच्छा मांगी जाएगी, महल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एंजाई ने चाबी का इस्तेमाल किया और सबको दोबारा जिंदा करने की इच्छा मांग ली। लेकिन तभी उसने देखा कि इनोई तो उल्टी दिशा में चल रही है। शायद उसने इस दुनिया से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। एंजाई ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, अनगिनत रुकावटें तोड़ी और आखिरकार इनोई का हाथ पकड़ लिया। बाकी सब भी पहुंच गए और मिलकर उन्होंने इनोई का हाथ थाम लिया। जो इनोई कभी निराशा में डूबी हुई थी, अब उसे अपने दोस्तों के अटूट साथ से नई उम्मीद मिल गई। तभी वुल्फ क्वीन उनके सामने प्रकट हो गई। उसने कहा कि उनके इस कदम ने उससे गहराई से छुआ है। कुछ ही देर में उन्हें असली सच पता चला। दरअसल वो सब एक ही दुनिया में थे, लेकिन अलग अलग टाइमलाइन पर जी रहे थे। यहां तक कि 2027 में भी स्कूल बुलिंग जारी थी। पता चला कि एंजाई और हायन एक ही टाइमलाइन पर इसलिए थे क्योंकि किसी ने पहले ही एक इच्छा मांग ली थी। वुल्फ क्वीन ने ऐलान किया कि अब महल हमेशा के लिए बंद होगा और इस दौरान की सारी यादें मिटा दी जाएंगी। सब अपने अपने कमरे गए, सामान पैक किया और विदाई की तैयारी करने लगे। तभी अचानक रायन ने कहा, वुल्फ क्वीन, तुम मेरी बहन हो, है ना? क्योंकि जिस दिन म्यूजिक बॉक्स बजा था, उसी दिन उसने इसे महसूस किया था। सबको 7 साल अलग अलग टाइमलाइन पर होना था, लेकिन 1999 गायब था और 1999 ही वो साल था जब रायन की बहन की मौत हुई थी। मगर वुल्फ क्वीन ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार विदाई का समय आ गया। जाते जाते सबने दीवार पर अपने नाम लिख दिए। इनोई ने आखिरी बार एंजाई का शुक्रिया अदा किया। कहा कि एंजाई की हिम्मत नहीं उसे जिंदगी जीने की चाहत दी। जब सब निकल गए, तब रायन ने वुल्फ क्वीन से एक आखिरी गुजारिश की। वो महल की यादें अपने पास रखना चाहता था। वुल्फ क्वीन ने उसकी बात मान ली और अपना नकाब उतार दिया। कुछ दिन बाद काउंसलर कजिमा बेहद खुश हुई जब उसने सुना कि एंजाई फिर से स्कूल आने लगी है। अजीब बात यह थी कि हर बार जब वो एंजाई को देखती, उसे एक अजीब सी आत्मीयता महसूस होती। लेकिन एंजाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो खुद कभी कजिमा के दिल की मुक्ति का वजह बनी होगी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक दिन स्कूल जाते वक्त एक लड़का उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपना नाम बताया, मैं रायन हूं। एंजाई उसे पहचान नहीं पाई, मगर ना जाने क्यों वो उसे बेहद अपना सा लगा।